जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो आज के लेक्चर में समझेंगे कि ये स्टेबल कॉइन क्या है, अमेरिका का जीनियस एक्ट क्या है और इसमें ये पाकिस्तानी नाच क्यों रहे हैं। तो मान लीजिए मार्क जकरबर्ग एक तिजोरी में कुछ गोल्ड रखे और फिर उसके सामने एक नई डिजिटल करेंसी जारी करे, मान लो लिब्रा, और कहे कि इसका भाव गोल्ड के साथ मैंने लिंक किया हुआ है। तो ये हो जाएगा स्टेबल कॉइन, क्योंकि गोल्ड के प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस स्टेबल रहेगा। और फिर जैसे गोल्ड का भाव ऊपर जाए तो इसका ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाए नीचे जाना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि गोल्ड का प्राइस एक हद से ज़्यादा तो नीचे जाएगा नहीं, तो इसलिए ये स्टेबल रहेगा। ऐसे स्टेबल कॉइन में आप जो अंडरलाइंग एसेट है, गोल्ड हो सकता है, डायमंड हो सकता है, मिनरल रिसोर्सेज हो सकते हैं, डॉलर या रुपया हो सकता है, आप उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे एक ऐसा स्टेबल कॉइन है टेथर, तो वो एक कॉइन के सामने $1 में एक्सचेंज कर सकते हैं। फिर एक है पैक्सोस, उसमें कुछ है कि आप 400 यूनिट उसके दोगे तो आपको गोल्ड का ऐसा एक बिस्किट वो लोग देंगे। हालांकि इसमें सब टर्म्स कंडीशन होती हैं कि आपको डिलीवरी फीस देनी होगी, मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इतना होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो प्रश्न होगा कि ये जो स्टेबल कॉइन है वो बिटकॉइन या डॉज कॉइन से अलग कैसे। देखिए, दोनों ही वर्चुअल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन स्टेबल कॉइन का प्राइस किसी एसेट के साथ लिंक किया गया, जैसे गोल्ड, डॉलर वगैरह। बिटकॉइन का ऐसा कुछ लिंकेज है नहीं। दूसरा, स्टेबल कॉइन में उसे उस एसेट के साथ एक्सचेंज करने की प्रॉमिस है, जो बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स में नहीं होती। अब ऐसे स्टेबल कॉइन को रेगुलेट करने के लिए अमेरिकन सरकार ने बनाया जीनियस एक्ट। जीनियस एक्ट में ये बोला कि अमेरिका में प्राइवेट कंपनियां ऐसे स्टेबल कॉइन इश्यू कर सकती है, लेकिन शर्त है कि इसका भाव उन्होंने डॉलर के साथ लिंक करना होगा, यानी डॉलर पेग्ड स्टेबल कॉइन्स जारी करने होंगे। प्रश्न, ये सब में कौन दिलचस्पी दिखाएगा। देखिए, वॉलमार्ट, अमेज़न वगैरह जो ई कॉमर्स का काम देखती है, उनकी इच्छा रहती है कि अच्छा, डॉलर के बदले ऐसा कुछ नया कॉइन्स हम जारी कर देंगे, तो कूपन, कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट, उसमें हम अपने यूज़र को अपनी इकोसिस्टम में लॉक कर पाएंगे। तो वो लोग इसकी रुचि रखते हैं और अब उन्हें ये लीगल परमिशन भी मिल गई। अब जब भी ऐसा पैसा एक्सचेंज करके नया पैसा बनाने की बात आएगी, तो डर लगता है कि इसमें तो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकता है, कि दाऊद इब्राहिम के पास बहुत सारा ब्लैक मनी, 2 नंबर का पैसा हो, वो भी उसे डॉलर में कन्वर्ट करके ऐसे स्टेबल कॉइन खरीद ले और फिर अमेरिका में शॉपिंग करता फिरे। तो जीनियस एक्ट जो ट्रंप ने बनाया, उसमें सब प्रावधान है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नॉर्म्स, मतलब इन सब का केवाईसी करना होगा, पान कार्ड, आधार कार्ड जैसा जो भी अमेरिका में होगा, इन्होंने सबमिट करना होगा, तब पैसा एक्सचेंज होगा। और फिर उसमें सब रिपोर्टिंग, फॉर एग्जाम्पल कोई अचानक से $5 मिलियन का ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो उन्होंने सरकार को सूचित करना होगा। उसी प्रकार मंथली ऑडिट के नियम होंगे, वगैरह वगैरह। तो हमने ये समझ लिया कि स्टेबल कॉइन क्या है, अमेरिका में ट्रम्प का जीनियस एक्ट क्या है। अब प्रश्न ये है कि बेगानी शादी में ये पाकिस्तानी क्यों नाच रहे हैं। क्योंकि कानून तो अमेरिका ने बनाया, लेकिन नाच पाकिस्तानी रहे, ऐसा क्यों। पाकिस्तान ने देखा हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से जितनी भीख और कर्जा मिलना था मिल चुका है, अब और पैसा कहाँ से लाएं। तो उन्होंने सोचा हमारे पास जो भी थोड़े बहुत रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसकी खुदाई करते हैं और फिर उसे एक रिजर्व में हम रखेंगे, कि मान लो इसमें 10 मेट्रिक टन हमने मिनरल्स रखे हैं, और फिर उस रिजर्व को हम लिंक कर देंगे और अपना एक पाकिस्तानी स्टेबल कॉइन जारी करेंगे, कि इसमें अगर 10 मिलियन टन मिनरल्स हैं, तो सामने हम 10 मिलियन स्टेबल कॉइन जारी कर रहे हैं। और फिर अमेरिका की पब्लिक उसको आंख बंद करके खरीद लेगी और हमें ढेर सारा पैसा मिल जाएगा, ऐसी उनको इच्छा है। अब इसमें भी तकलीफ होगी, क्योंकि अमेरिका में ये चीज़ जारी करनी है तो आपको अमेरिका का कोई साथी चाहिए। तो आप याद करो, पिछले साल डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट बना तो एक मीम कॉइन जारी किया गया था, जो असल में डिजिटल करेंसी थी। वो मीम कॉइन डिजिटल करेंसी किसने जारी की? वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, जो कि असल में ट्रंप की ही कंपनी है। मान लो ये उसका बॉस होगा। बस, तो इन्होंने ही पाकिस्तानी सरकार के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम आपको इस प्रकार के जो भी डिजिटल करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब डेवलप करने में मदद करेंगे। बस, तो फिर ये लोग पाकिस्तान में माइनिंग करेंगे, उसमें से लिंक करके स्टेबल कॉइन जारी करेंगे, अमेरिका की पब्लिक उसको खरीदेगी और पाकिस्तान को पैसा मिले, ऐसी सब इनकी चाहत है। अब हमारे लिए लाख रुपए का सवाल ये है कि इसमें कितनी पीएचडी करनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग तो लंबे-लंबे वीडियो बनाएँगे कि आहा! कैसा अद्भुत, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का हो गया, पाकिस्तान का कैसा मास्टर स्ट्रोक है। तो उन सबको मेरी सलाह है और प्रश्न भी है कि भाई पुराने पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख भी लिया करो।
जब आप पुराने पेपर देखेंगे, औकात एनालिसिस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसे जो भी डिजिटल करेंसी है, प्रीलिम में उसके फीचर्स याद रखे जाने चाहिए, चाहे बिटकॉइन है, नॉन फंजिबल टोकन, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या अब ये आ गया स्टेबल कॉइन, उतनी ही उसकी औकात है। आप कह नहीं, नहीं मेंस में भी इसको तो यूज़ कर सकते हैं। देखिए मेंस में सीधा इस पे चर्चा करो ऐसा प्रश्न बनने का चांस कम है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और इकोनॉमी में भी ऐसे कोई एक चीज़ का प्रश्न देखने नहीं मिलता। कुछ लोग कहेंगे नहीं, नहीं इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएसए, इसमें ये सब इश्यूज़ के बारे में चर्चा हो सकती है। भाई जब आप इंडो पाक या इंडो यूएस लिखने बैठेंगे, तो उसमें स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमी, मिलिट्री इतने सारे मुद्दे हैं कि 250 वर्ड लिमिट पहले ही खत्म हो जाएगी ये स्टेबल कॉइन में जाने से पहले। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको हम एक केस स्टडी के रूप में लिखेंगे, देखो ये भी एक चिंता का विषय है, पाकिस्तान को नया फंडिंग मिल जाएगा। तो ये सब आप लिखेंगे तो कहानी लंबी लिखनी पड़ेगी और इवैल्यूएटर उसको आसानी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। जितना आसानी से वो कनेक्ट कर पाएगा आईएमएफ या एशियन डेवलपमेंट बैंक का फंडिंग मिल रहा है या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनको पैसा मिल रहा है। तो आप ये लंबी कहानी करेंगे तो भी मेंस इवैल्यूएटर को कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो? इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गया हो ऐसा एग्ज़ाम्पल लिखना चाहिए। ये चीज़ इतनी फेमस है नहीं न्यूज़पेपर में। आप कहेंगे तुम तो टीचर हो तो तुमको तो पता चल जाएगा कि क्या काम का है, काम का नहीं है। हमें कैसे पता चले? सिंपल है, एक बार आप पूरा इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट करें, फिर टॉपिक वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अवेलेबल है। ये जो लिंक दिया है unacademy.com/समथिंग समथिंग, उसमें आप जाइए, आपको मिल जाएगा। तो काम की बात तो ये हुई, ये जो स्टेबल कॉइन है इसके फीचर हमें प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए और थोड़ा और बारीकी से इसको समझना पड़ेगा। तो मैंने एक टेबल बनाया है, ये टेबल आपने कर लिया, फिर उसको जो पूछना है फीचर्स के बारे में इसके आगे पीछे आप एमसीक्यू सॉल्व कर ही सकते हैं। ये ऐसा टेबल कैसे बना, एक-एक कॉलम और सेल अभी पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी-सी जानकारी, अगर आप लोग 2026 यूपीएससी की तैयारी करें तो केवल 22,999 में सारे विषयों के लाइव क्लासेस, थियरी, करंट, जीएस, प्रीलिम, मेंस, सीसेट सब कुछ, पावर पॉइंट नोट्स के साथ, मेंस आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन, डाउट रेज़ोल्यूशन सब कुछ और तीनों भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश बाइलिंगुअल अनलॉक कर सकते हैं। डिस्काउंट कोड यूज़ करें monal.org, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेबल कॉइन का मैंने आपको आइडिया दिया। बिटकॉइन क्या है आप जानते हैं, नहीं जानते तो पुराने वीडियो देख लेना। 2 चीज़ नहीं समझनी उसके बाद मैं बड़ा-सा टेबल आपको बताता हूँ। टीबीडीसी क्या है? टीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, कि कोई भी देश का सेंट्रल बैंक जैसे भारत का आरबीआई ये तय करे कि अब से कागज़ पे नोट नहीं छापने, डिजिटली जारी करेंगे। सो दैट इज़ सीबीडीसी, ये हमने समझ लिया। फिर मुद्दा आता है व्हाट इज़ एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन। देखिए आप किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं और वहाँ पर जूते आपको उतारने हो, तो जूते डिपॉज़िट करने की सुविधा होती है और सामने आपको एक टोकन दिया जाता है। तो ये टोकन से क्या पता चलता है कि आप उस जूते के मालिक हैं। लेकिन ये टोकन खुद में जूता नहीं है, जूता अलग है, टोकन अलग है। सिमिलरली मान लीजिए मैं शाहरुख खान के मन्नत बंगलो के जो प्रॉपर्टी पेपर्स है, उसका डिजिटल पीडीएफ फाइल बनाऊँ और उसका ऐसा टोकन बना दूँ और सामने रणवीर कपूर का भी जो बंगला है, उसका ऐसा टोकन बना दूँ। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों की वैल्यू एक समान है? दिस टोकन इक्वल दैट टोकन? नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले में सिर्फ साइज़ नहीं, लोकेशन भी मैटर करता है। तो यानी कि ऐसा अगर कोई मैं टोकन बनाऊँगा, तो शाहरुख की प्रॉपर्टी डज़ नॉट इक्वल रणवीर की प्रॉपर्टी। तो इसलिए हम इसे कहेंगे ये तो भाई नॉन फंजिबल हो गया। ऐसे और उदाहरण क्या-क्या हो सकते हैं? एक बड़ा डायमंड और उसके सामने 3 छोटे डायमंड भले वज़न के हिसाब से समान हो, प्राइस के हिसाब से समान नहीं होंगे, क्योंकि कट, क्लैरिटी ये सब के हिसाब से बदल जाएगा भाव। मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी का 1 शेयर, अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के 3 शेयर के बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग चीज़ है और उनके प्राइस फिक्स नहीं होते, अप डाउन होते रहते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो ये सबको हम कहेंगे नॉन फंजिबल एसेट्स है, नॉन फंजिबल एसेट है। उसके मुकाबले तो फिर फंजिबल क्या है? जैसे 500 का 1 नोट है, उसके मुकाबले आप बोल सकते हैं 100 के 5 नोट हो सकते हैं। 6 किलो का 1 गोल्ड का बिस्किट है, उसके सामने आप 1 किलो के 6 गोल्ड बार या बिस्किट बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेम टू सेम हो जाएगा, प्राइस के हिसाब से। तो दोज़ आर फंजिबल एसेट्स। खैर तो नॉन फंजिबल क्या है, मैंने आपको बताया कि कोई आपकी वस्तु है, डिजिटल या फिजिकल एसेट है, उसका आप डिजिटल टोकन बना दो, तो वो क्या होगा, नॉन फंजिबल टोकन। अब हम अपना टेबल जिसमें इन सबके कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हमें कंपेयर करने हैं एमसीक्यू के लिए, चलिए वो टेबल समझते हैं। सबसे पहले कि इन सबको जारी कौन करता है, हु इज़ द इश्यूअर? तो स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन और एनएफटी ये ज़्यादातर क्या प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट प्रोग्रामर इसको जारी करते हैं।
सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी तो सीधी बात है, वो तो सरकार या केंद्रीय बैंक जारी करती है, तो ये एक उसका डिफरेंशिएटिंग फैक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्या इनके पीछे कोई एसेट्स है? हाँ, तो स्टेबल कॉइन के पीछे तो गोल्ड वगैरह कुछ होगा ना, अभी हमने देखा। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पीछे भी समझो आरबीआई या सरकार की प्रॉमिस होगी कि आप इसको लेके आएंगे, हम एक्सचेंज करके देंगे, तो कुछ तो प्रॉमिस है। नॉन फंजिबल टोकन में भी उसके पीछे कुछ प्रॉपर्टी पेपर्स या फिजिकल या डिजिटल एसेट है, तो बराबर एसेट्स तो हैं। तो ये बिटकॉइन, डॉज कॉइन, मीम कॉइन, ये सब ऐसी चीज़ें, इसके पीछे कोई एसेट नहीं है। अब तीसरा प्रश्न, क्या इनको हम करेंसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं? तो अब सामने वाली की श्रद्धा है, विश्वास है, तो स्टेबल कॉइन यस, बिटकॉइन वगैरह यस, ये यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो तो जख मार के यूज़ करना पड़ेगा जब ये नोटिफाई हो जाएगा फुल उसका। अभी तो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, लेकिन जब फुल्ली शुरू हो जाएगा तो मानना ही पड़ेगा करेंसी है। एनएफटी में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें जो एसेट्स हैं आप इक्वल नहीं होगा ना, डायमंड जैसा केस हो जाएगा, तो उसे आप करेंसी के रूप में यूज़ नहीं कर सकते। लास्टली, ये जो भी सब चीज़ें, इसके प्राइस स्थिर होंगे या अस्थिर होंगे, वॉलेटाइल होंगे। तो देखिए, स्टेबल कॉइन का प्राइस स्टेबल होना चाहिए। आरबीआई का सीबीडीसी, उसका भी प्राइस स्टेबल रहना चाहिए। ये बिटकॉइन वगैरह वो वॉलेटाइल चलेगा, इन्वेस्टर के ऊपर है। एनएफटी का भी वॉलेटाइल चलेगा कि उसको उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यू लगता है, वो ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे आरसीबी क्रिकेट टीम, उसकी कुछ डिजिटल मर्चेंडाइज हो, उसके ऑटोग्राफ, थीम सॉन्ग वगैरह, तो उसके एनएफटी का अभी भाव ज़्यादा हो जब मैच जीत जाए, लेकिन उसके बाद वो सब क्राउड स्टैम्पीड हुआ, उसके बाद लोगों की श्रद्धा कम हो जाए, फैन बेस कम हो जाए, तो भाव गिर भी सकता है। तो एनएफटी तो वॉलेटाइल होता है। अब वैसे तो ये छोटे से यूट्यूब वीडियो में जितना संभव था मैंने सब पढ़ाने की कोशिश कर दी, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को आगे पीछे की थियरी इतनी नहीं उतरी होगी दिमाग में। तो 2 सॉल्यूशन है। असल में ये 10-15 मिनट का काम नहीं, 1 घंटे का सुकून से आप पूरी थियरी समझे, मनी के फंक्शंस क्या होते हैं, ये अलग-अलग प्रकार के मनी के स्वरूप क्या होते हैं, तो वो सब मैंने फ्री में ही पढ़ा है। विन 25 सीरीज़ और उसका पिलर 1A1, उसको 1 घंटे का लेक्चर है, सुकून से देखना। वो अनअकैडमी का जो फ्री प्लेटफ़ॉर्म है उस पे मिल जाएगा, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा अपनी इस इकोनॉमी बुक के अंदर भी ये सब थियरी कलरफुल ग्राफिक्स के साथ सब कुछ दिया ही है, जो अमेज़न पे अवेलेबल है। वीडियो एंड करने से पहले चलिए 2 प्रैक्टिस एमसीक्यू ट्राई करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज़ करके सॉल्व करें। 3, 2, 1 ओके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, वापस वीडियो पॉज़ करें। 3, 2, 1 हाँ, तो इसके करेक्ट आंसर क्या होंगे? भाई, इसके भी करेक्ट आंसर इतना पढ़ने के बाद आपको नहीं आए तो मत करो यूपीएससी की तैयारी। दिल बहलाने और तजुर्बा लेने के लिए ये परीक्षा नहीं देनी चाहिए। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.